कल जो हम लोग क्लास ख़त्म करके जहाँ पर गए थे इलेक्ट्रोस्टैट का, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोग शायद क्लास यहाँ पे ख़त्म किए थे, कुछ चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे और डायमेंशन ऑफ चार्ज पर हम लोगों ने इसको ख़त्म किया था अपने वीडियो को। आप लोग अगर सही से अगर इसको देखिएगा या सही से अगर मतलब टाइम दे करके, तो हमको लगता है कि आपका कोई भी कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वैसे हम लोग जैसे कभी भी कोई चैप्टर पढ़ जाता है लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता है कि हुआ क्या, लेकिन हमारे पास जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बड़ा स्लो मोशन में पढ़ रहे हैं और जो भी पढ़ेंगे आप समझ में आएगा, ना का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आज इससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले कुछ जो ज़रूरी बात, सब लोगों का अपने अपना तजुर्बा होता है और अपने तजुर्बा के हिसाब से सब लोग कुछ ना कुछ अपने जिसको भी गाइड कर रहा होता है उसको वो बताता है। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे हम लोग पढ़ते जब हैं अगर, तो सबसे पहले याद रखिएगा पढ़ने, जब हम लोग पढ़ाई करते अगर हैं, एक मिनट, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारा कोई मकसद होना चाहिए। अगर हम लोगों का मकसद नहीं है, मकसद अगर हमारे पास नहीं है तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो बगैर मकसद के आप पढ़ाई मत कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट हम लोगों का है कि ज़्यादातर हम लोग फेल के ज़्यादातर शिकार हो जाते हैं। तो चूँकि हम लोग की प्लानिंग में गलती होता है, कभी भी लाइफ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दो ऑप्शन हमेशा, दो प्लान पे वर्क कीजिए। तो हम एक है होता है आपका प्लान ए, एक आपका प्लान ए और दूसरा है आपका प्लान बी। प्लान बी सबका अपना अपना तजुर्बा है, जो मेरा तजुर्बा है वो हम आपसे आप शेयर करते हैं। प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए जो है इसमें हम लोग रखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को। गवर्नमेंट सेक्टर को मेरा तो कभी इंटरेस्ट रहा नहीं है ना, तो इसी वजह से हमने आज तक कभी इस तरफ हमने देखा भी नहीं। प्लान बी जो हमारे पास है, प्लान बी आपका है प्राइवेट सेक्टर। प्लान बी है हम लोगों का प्राइवेट सेक्टर। कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए, वरना बोर करने के लिए माफ़ी चाहेंगे हम आपसे। गवर्नमेंट सेक्टर में हमको लगता है कि 5% से भी कम आपका जॉब है, 5% से 2% के आसपास में। और गवर्नमेंट सेक्टर में 95% से, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर में 95% से 97% पर तक हम लोगों का जॉब है। और हम लोग करते क्या हैं कि ये आपका 5 से 2% के लिए बहुत दमखम लगाते हैं और इसमें जितना भी हम लोग हैं सबको इसमें जाना है। लेकिन कभी किसी के दिमाग में ये नहीं होता है कि ये वाला जो 95% से 97% तक जॉब है, इसके लिए कोई वर्क नहीं करता है। तो हम इस वजह से हम बैठ करके सोच रहे थे, तो हमको लगा कि हम लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो हम लोग मिस करते हैं यहाँ पर कि कभी भी हम लोगों का जो प्लान होता है ना, एक ही प्लान होता है, या तो प्लान ए है या तो फिर प्लान बी है। तो प्लान बी में जो लोग हैं वो सक्सेस हैं, वो कभी फेलियर नहीं है। कभी वो ज़िंदगी में मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइफ में परेशानी छोटी मोटी तो जब दुनिया में हो तो सबके साथ आता है, लेकिन ये कभी भी अनबैलेंस कभी नहीं होंगे जो प्लान बी में कामयाब होंगे। जो प्लान ए में आपका कामयाब होने के चांसेज ही बहुत कम रहते हैं। कामयाब अगर कहीं पर भी हो गए तो हर चीज़ को झेल लेंगे। तो प्लान ए और प्लान बी में, तो प्लान बी में जो होता है प्राइवेट सेक्टर में, तो कोई टेक्निकल एजुकेशन पहले आप हासिल कर लीजिए। टेक्निकल एजुकेशन आपके पास अगर रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब के लिए, है ना, एलिजिबल है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भाई प्राइवेट टाइप का जॉब है, उसमें जैसे टेक्निकल ही एजुकेशन आपके पास ज़्यादा कारगर होता है, जॉब आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से टेक्निकल एजुकेशन, एक ज़रूर टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर लेनी चाहिए, और वो आपका 11th और 12th के बाद ही आपके पास आना चाहिए। 11th और 12th के बाद कोई भी कोर्स जो होना चाहिए 12th का, अरे आपका टेक्निकल कोर्स, वो आप कर लीजिए। तो हम लोग जनरली ISC जब पढ़ते हैं तो ज़्यादातर कुछ लोग डिप्लोमा कर लेते हैं। ठीक है, डिप्लोमा कर लेते हैं, कुछ लोग आपका BTech कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह का जिसके पास जो जैसी सुविधा
उस हिसाब से वो लोग कोर्स कर लेते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले प्लान बी के लिए वर्क कर लीजिए, इसमें अपने आप को सिक्योर कर लीजिए। जब इसमें आप सिक्योर हो गए, अब क्लियर हो गया कि हमारी लाइफ जो है ना, लाइफ में जॉब हमेशा एक तो हमारे पास है, और अब अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर प्लान ए के लिए वर्क कीजिए। और हम लोग करते क्या है ना, खाली प्लान ए के पीछे 10 साल बर्बाद कर देते हैं, और 10 साल के बाद मालूम पड़ता है ना कि जॉब के लिए हमारे पास बचा क्या। तो जॉब के लिए हमारे पास क्या बचता है, आप लोग आसपास में देख सकते हैं कि क्या लोगों के पास बचता है। तो 10 साल जो हम ए के लिए बर्बाद करते हैं ना, 10 साल उसके लिए बर्बाद करने से अच्छा है कि आप 2-4 साल प्लान बी के में आकर के कोई कोर्स करके अपने आप को सेव कर लीजिए, और जब सेव हो जाएगा उसके बाद प्लान ए के लिए वर्क कीजिए। और जब तक है इसमें अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर जॉब हाजिर है प्लान बी में आपके पास, तो कम से कम रोड पर तो नहीं जाएंगे। और वो वक्त बड़ा अजब सा होता है जो कहने में आता है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, और जॉब भी अजब तरीके का, किसी को बताने लायक भी नहीं होता है कि मेरे पास ये जॉब है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि प्लान ए और प्लान बी पर वर्क आप कीजिए। 2 चीज़ होना चाहिए, पहला तो मकसद होनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास प्लान ए और प्लान बी 2 पर वर्क करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिस चीज़ के लिए हम आपसे मिलते हैं उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और एक चीज़ और हम कहेंगे कि पेरेंट्स लोगों से अपील है कि दिन में 24 घंटा में कम से कम आधा घंटा का वक्त ज़रूर निकालिए, और रात में अपने बच्चों के साथ बैठिए, और बैठ करके उनके साथ ही खाना खाइए, उनसे कुछ बात कीजिए, उनके दिन भर की जो रूटीन है, उन्होंने अपना 24 घंटा कैसे बिताया उसको आप सुनिए एक कहानी बना करके। और उसमें अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मिस्टेक है, हमारा बच्चा को ये काम करना चाहिए, तो वो उसको गाइड कीजिए, मोटिवेट कीजिए, समझ गए। तो आप लोग कम से कम 24 घंटा में आधा घंटा वक्त निकाल करके उनको दीजिए, बैठिए, खाना खिलाइए, है ना। ऐसे ही बैठाइए मत, खाना खिलाने बैठिए, तो खाना भी खाना जरूरी है, तो ऐसे ही बैठेगा वो। तो इस तरीके से आप उनके क्लोज आइए, नहीं आइएगा तो हम लोगों की जनरेशन धीरे धीरे बस रोड पे बात करने लायक ही बचता है, क्या ना। आज की जनरेशन पता नहीं कहाँ जा रही है। अरे इसके लिए जिम्मेवार कौन है, सिर्फ वही थोड़ी ना जिम्मेवार है, जिम्मेवार आप भी हैं। आप आधा घंटा अपने जो जूनियर है उनके साथ बैठते नहीं हैं, अपने बच्चे के साथ बैठते नहीं हैं, अब फिर बर्बाद होता है। तो कहते हैं आज की जनरेशन पता नहीं कहाँ जा रही है ना। तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाइए। यंगर एज में बच्चा जब होता है ना, तो वो हमेशा आज़ादी ही खोजता है। आप भी अपनी ज़िंदगी से देखिए ना, जब आप उस एज में अगर होते होंगे तो आप आज़ादी ही ढूंढते होंगे कि खेलना कूदना, मस्ती करना, खाना पीना, पढ़ाई मत करना, ये है हम लोग का लाइफ में था। लेकिन जैसे गार्जियन जो लोग होते हैं या आसपास के जो लोग होते हैं, वो थोड़ा सख्ती करके हम लोगों को समझाए, और कुछ लोग पढ़े जो कामयाब हैं, जो नहीं पढ़े वो बेचारे आज भी परेशान हैं, और वो ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। तो पढ़िएगा, तभी आपकी परेशानी थोड़ी आसान होगी। आइए, तो आज का क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे, कुछ सवाल से स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ हम लोग पढ़े थे, है ना, जो चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड 1-2 सवाल बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा सवाल है कि पहला जो हम लोगों का सवाल है, पहला सवाल जो हम लोगों का ये आएगा, क्वेश्चन है हम लोगों का, राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू। पहला क्वेश्चन हमारा हुआ, ठीक है। बोलो, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड देन इट्स व्हाट इज द इफेक्ट, ऐसे लिखिए, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड देन व्हाट is the effect on its mass। 2 क्वेश्चन हम लोग लिखे। एक क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और दूसरा हम लोगों का है कि अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे अगर, ठीक है, तो उसके मास के ऊपर क्या असर पड़ेगा।
ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो पहला जो अगर हम लोग पहले सवाल का आंसर करेंगे तो जैसा कि हम लोग कूलम्स लॉ से देखें, जो कूलम्स कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू था 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हमको वैल्यू चाहिए इसका, तो सिंपलीफाई कर लो मैथमेटिक्स को, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लो, इसको यहाँ लेके आ जाइए, तो हमारे पास आ जाएगा 1 में है ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी इक्वल टू 1/4 पाई 9 × 10⁻⁹, और इसका जो यूनिट होगा, जैसे ये नीचे आ रहा है तो सब उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये था हम लोगों का। अब इसको डिवाइड अगर कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू जो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा। ठीक है, यह निकालने का आइडिया सब चीज़ याद ही थोड़ा ना क्या आता है, कुछ चीज़ें जो होती है ना हम लोग निकालने का आइडिया भी पकड़ते हैं। तो ये था आपके पास आइडिया। अब यहाँ से इसका डायमेंशन, वैल्यू तो हमने निकाल दिया, अब हमसे यूनिट और डायमेंशन की बात किया, तो यहाँ वैल्यू में ही दिख रहा है यूनिट, तो इसके यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिट जो हमारा हुआ इसका यूनिट, तो यूनिट तो यही है आपका कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो यूनिट है कितना आएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब रहा सवाल इसके डायमेंशन की, तो पहला पॉइंट हमारे पास हुआ यूनिट और दूसरा हमारे पास है इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालिए। तो डायमेंशन अगर निकालिएगा तो कूलम यानी कि चार्ज है आपका कूलम, तो कूलम के स्क्वायर का डायमेंशन है ना, आपका न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन लिख लीजिए, और आपका मीटर क्या है, लेंथ है, तो एल स्क्वायर का डायमेंशन, मीटर है ना, अच्छा लेंथ का डायमेंशन आपका मीटर जो है आपका लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन एल होता है। अब सबका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो क्यू ड्राइव क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन हमने निकाले था आई टी से, तो आई टी, तो यहाँ पर आई भी 2 बार और टी का भी स्क्वायर, तो आई टी स्क्वायर। ये था हो गया हम लोगों का चार्ज का। और अगर हम फोर्स का निकालेंगे तो ये आएगा ml T⁻²। जब आप डायमेंशन निकाले होंगे तो फोर्स का जरूर निकालते होंगे, तो ये बड़ा पॉपुलर होता है, जुबान पे रहता है। और ये अगला हो जाएगा हम लोग का एल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए तो इन सबको ऊपर लेके जाएंगे तो m⁻⁻1 और l मिल करके l का पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो l का पावर -3। ठीक है, और t⁻² नीचे है और t⁻2 ऊपर भी है, तो -2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा t⁻4। तो यहाँ से आपको मिल गया t⁻4 और i पहले ऊपर से है तो i⁻2। तो ये हो गया हम लोगों का एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशन। तो ये रहा यूनिट, ये रहा वैल्यू, ये रहा यूनिट, और ये सामने आपके पास है डायमेंशन। तो पहले सवाल का जवाब हो गया आपका, जैसे पूछेगा व्हाट इज द राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू। तो हम लोगों ने उसका पहले तो वैल्यू ही निकाल दिया है ना, उसके बाद हमने यूनिट निकाल दिया, फिर उसके बाद उसका डायमेंशन हमने निकाला। अब जो दूसरा सवाल हमारे पास है उसमें हमारा सवाल है पहला, अरे जो आंसर है कह रहा है कि एक बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं, देखिएगा कल का जो लास्ट क्लास है आपने लेक्चर अगर सुना अगर होगा अच्छे तरीके से तो ये बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपको। ये सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कि आपका व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड, कह रहा है कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करें तो इसके मास के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सवाल यही है, इसके मास के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि अगर हम किसी को चार्ज करेंगे भी, तो मान लेते हैं हम एक बॉडी ले लिया, अगर हम इसको चार्ज भी अगर करते हैं तो कैसे चार्ज करेंगे, तो या तो हम दो ही तरीके से चार्ज कर सकते हैं, तो या तो इसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे पहला, या तो फिर हम इसको निगेटिवली चार्ज करेंगे, तीसरा तो कोई चार्ज हम इसको नहीं ना कर सकते हैं, तो या तो इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर दें या तो इसको हम निगेटिवली चार्ज कर दें। और ये फिलहाल मान लो कि ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब तो आप समझते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर पॉजिटिवली अगर हमको चार्ज करना है तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर हमको निगेटिवली अगर चार्ज करना है तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होनी चाहिए।
तो अब अगर हम किसी बॉडी को अगर पॉजिटिवली अगर चार्ज करते हैं, यानी कि प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ाना है, तो जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए जैसे पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे, जबकि प्रोटॉन तुम्हारे पास अवेलेबल ही नहीं है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो हम लोग जब भी ट्रांसफर करेंगे चार्ज बना करके, तो या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल सकते हैं, या तो उसको फिर हम लोग दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, तो सबसे अगर हम लोग पॉजिटिवली अगर चार्ज कर रहे हैं, तो सपोज करो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में एक एग्जांपल थोड़ा सा सुविधा के लिए सोच लो कि मान लेते हैं कि इसके पास हमारे पास 10 प्रोटॉन है और आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। इसको पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन की संख्या हमको बढ़ाना है, और इलेक्ट्रॉन ही हम निकाल सकते हैं, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन तुम निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन ही निकालेंगे। तो हम यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका इस जगह पर 10 प्रोटॉन इसके पास बचा हुआ है और 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तभी किसी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, और अगर किसी को निगेटिवली अगर चार्ज करना है तो फिर हमको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसमें से निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें हमने दे दिया, तो कितना आएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया ना, तो 10 प्रोटॉन हमारे पास रहेगा और साथ में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। अच्छा, अब यहाँ से हमको ये बताना है, ये तो हम चार्जिंग का कल भी पढ़े थे, हम इस जगह पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं हम लोगों से कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करें तो उसका मास बढ़ेगा या उसका मास घटेगा। तो यहाँ चेक कीजिए, तो अगर हम किसी से इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे, सपोज करो आप ही हो, है ना, जब जूता उता तुम पहने हुए हो, जूता को अगर, हालांकि आपके जो वजन होगा उसकी तुलना में जूता का वजन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो वजन होगा। लेकिन अगर आप उतारेंगे उस जूते को तो आपके वजन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर हम जैसे हमारे पास ये है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन लेकर के इससे निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना मास तो लेकर के जाएगा। जैसे जूता उतार रहे हैं तो जूता अपना मास लेकर के जाएगा, उसी तरीक़े से इलेक्ट्रॉन अपना मास लेकर के जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना मास लेकर के जाएगा। तो अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपना मास लेकर के जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना मास लेकर के जाएगा, तो क्लियरली आपका मास घट जाएगा। लेकिन दूसरा पहलू ये भी तो है कि अगर हम इसको निगेटिवली चार्ज कर दें तो हम लोगों का क्या होगा आपका, कि ये इसका मास बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपना मास लेकर के आएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन हम ये निकालेंगे, चूंकि क्वेश्चन हमसे कहा था व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड, चार्ज करने को बोल रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज ये क्लियर नहीं कर रहा है। तो हमको इस अपने तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा कि अरे चार्ज अगर हमको करना भी है तो पॉजिटिव भी चार्ज कर सकते हैं, नेगेटिव भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई ऑप्शन क्लियर नहीं है। तो हम दोनों के साथ जाएंगे, तो एक बार पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, एक बार आपका नेगेटिवली चार्ज करेंगे। तो नेगेटिवली अगर चार्ज करेंगे तो मास इंक्रीज करेगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो मास आपका डिक्रीज करेगा। तो इस वजह से यहाँ से कंक्लूजन क्या आपने निकाला, तो कंक्लूजन यहाँ से आपको ये मिलेगा कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड, यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि अगर हम लोगों का व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड देन इट्स मास में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अगर हम लोग अपने बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसका जो मास है वो घट भी सकता है और आपका मास बढ़ भी सकता है, दोनों बात है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर ही नहीं है कि नेगेटिवली चार्ज किया है कि आपने पॉजिटिवली चार्ज किया है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर क्लियर हो कि हमको पॉजिटिवली ही चार्ज करना है, तो अगर क्लियर हो तो नोट करके यहाँ पर एक बात हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमको किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली ही चार्ज करना है, क्लियर है, पॉजिटिवली ही चार्ज करना है, तो पॉजिटिवली ही चार्ज करना अगर है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन हमको निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका मतलब मास इसका घटेगा, मास आपका डिक्रीज करेगा। और दूसरा, अगर यहाँ पर क्लियर हो कि हमको निगेटिवली ही चार्ज करना है, तो निगेटिवली अगर हम किसी चीज़ को अगर चार्ज करेंगे तो क्लियर है कि हमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग का क्या होगा, मास आपका इंक्रीज करेगा। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, ये कभी कभी लैंग्वेज में ये लोग फंसाता है, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड,
यहाँ पे। तो अगर चार्ज तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी। तो अगर सिर्फ चार्ज बोलेगा तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर के सोचेंगे। तो इस तरह के सवाल का जवाब जो होगा कि मास आपका इंक्रीज भी कर सकता है, मास आपका डिक्रीज भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने बॉडी को किस तरीके का चार्ज करेंगे। अच्छा, अगला जो हमारे पास है, मान लिया कि हमको जोर दे करके पूछ दे नहीं निगेटिवली ही चार्ज करना है या पॉजिटिवली ही चार्ज करना है। तो पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब होता है हम इलेक्ट्रॉन को निकाले होंगे, और अगर निगेटिवली चार्ज का मतलब होता है हम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किए होंगे। तो इसी वजह से इसका मास आपका घट गया होगा, इसका मास आपका बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ये 2 सवाल देख करके, है ना, अगला जो हम लोग टॉपिक इसमें ऐड करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों का और आ जाए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ऐड हम देखना चाहेंगे, जैसे कूलम्ब्स लॉ से हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लगाएं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें से सिचुएशन जैसे ऐसे लेते हैं, हमारे पास ये कोई चार्ज बॉडी है, इसका चार्ज Q है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों का बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है। ये एक चार्ज है Q, ये भी है, ये एक चार्ज ये भी है, ये एक चार्ज ये भी है ना, ये सारे चार्ज हैं, ये सारे चार्ज, ये भी चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर मान लेते हैं Q1, इसके ऊपर मान लेते हैं Q2, इसके ऊपर Q3 और इसके ऊपर Q चार्ज है। तो अगर हम लोगों से कोई पूछेगा इसके ऊपर जो नेट फोर्स हमारा लग रहा है, अब अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन हो सकता है आपका, तो हमने सिंपली ऐसे ले लिया, इसके ऊपर फोर्स, तो सबका सब मान लेते हैं सबका नेचर सेम है, तो सब एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर अगर हम लोगों से पूछेगा कितना फोर्स आपका लगा, तो देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर फोर्स F लगाया और इसका नाम देते हैं F1। अच्छा, इससे अगर देखेंगे तो ये फोर्स इसके ऊपर, ये भी आपका फोर्स लगाया, इस फोर्स का हम नाम देते हैं F2। अच्छा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाया और इस पे हम नाम देते हैं F3। तो तीनों चार्ज मिल करके F3 फोर्स आपका लगा दिया। यहाँ से अगर हमको ये देखना हो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लगा, ये हमारा फोर्स F3 और ये जो आपका है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हमारे पास इस चार्ज के ऊपर निकालना पड़ेगा। तो F रिजल्टेंट जो होता है, ये आपका फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टोरियल सम से ये हम लोग निकालेंगे। ये याद रखिएगा कि अगर एक से ज़्यादा फोर्स अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर वर्क कर रहा है, तो जो नेट फोर्स आपका होगा, अच्छा, एक फोर्स जो होगा ना, एक फोर्स का जो प्रभाव होगा ना, वो दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। ये अपने हिसाब से फोर्स लगाएगा, वो इसकी वजह से मतलब हर लोग जितना भी चार्ज है ना, सब अपना अपना फोर्स लगाएगा जिसके पास जो है। अब ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि तुम फोर्स लगाओ चाहे मत लगाओ। तो हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये लगाएंगे कि जो हम लोगों का इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो नेट फोर्स हम लोग जहाँ यहाँ पे निकालेंगे, तो नेट फोर्स जो आपका निकलेगा यही आपका वेक्टोरियल सम है। अब वेक्टोरियल सम है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा जब वेक्टर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे होंगे। तो अब यहाँ से हम लोग का सिचुएशन जैसा भी होगा उस हिसाब से निकालेंगे, इसको क्वेश्चन में ऐड करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपका अगर मान लिया कि हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा अगर फोर्स काम कर रहा है तो कितना आपका मैग्नीट्यूड होगा, ये आप हमको बता दो। या चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर मान लिया कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, इसका साइड जो हमारे पास है वो A है, साइड का लेंथ A है, ठीक है, और इसके चारों आपका वर्टिसेस पर जो चार्ज रखा गया है ना, मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है Q, इसके ऊपर चार्ज Q, इसके ऊपर चार्ज Q, इसके ऊपर चार्ज Q, और सबका नेचर आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम लोगों से पूछेगा किसी एक वर्टिसेस के ऊपर नेट फोर्स कितना आपका लग रहा है, आप हमको ये बता दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर जब निकालने जाएंगे किसी एक वर्टिसेस के ऊपर नेट फोर्स, तो आप निकालिए। तो देखिए, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ 4 चार्जेज है, 4 चार्ज है, तो एक को तो छोड़ के हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कोई भी अपने से अपने ऊपर तो फोर्स लगाएगा नहीं। तो हम इसके ऊपर वर्क निकालते हैं, फोर्स कितना होगा आपका, इसकी वजह से भी इसके ऊपर फोर्स है, तो इसको हम मान लेते हैं ये। अच्छा, इसकी वजह से भी फोर्स इसके ऊपर है, इसकी दिशा हो जाएगा ये, और इसकी वजह से भी फोर्स है तो इसकी दिशा हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला। तो हम लोग इसका नाम देते हैं F1, इसका नाम दे दिया F2 और इसका नाम दे दिया F3, 3 फोर्स है। इनके बीच में जो एंगल है आपका वो 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो FR निकालने का जो तरीका है, तो वेक्टोरियल सम F1
प्लस F2 प्लस F3, ये वेक्टोरियल सम। तो हमको यहाँ पे लग रहा है कि F1 और F2 जो फोर्स है ये दोनों मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। देखिए ना, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर क्यों है? इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी a, इस पॉइंट से इस चार्ज की दूरी a, दोनों का तो लेंथ बराबर है, तो बराबर है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। इसका मतलब यहाँ से जो फोर्स F3 लगा होगा, सॉरी F2 नहीं F3, अगर हम बात करें F1 फोर्स और F3 फोर्स, F1 फोर्स कौन है? F1 फोर्स इस चार्ज के द्वारा, F3 फोर्स इस चार्ज के द्वारा, तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड हम कूलम्ब्स लेंथ लॉ से निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का मैग्नीट्यूड इंटू Q का मैग्नीट्यूड बटा में इनके बीच की दूरी, तो A इनके बीच की दूरी है, तो ये वैल्यू जो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई A²। ये निकल गया क्या? इन दोनों के बीच का फोर्स, ये दोनों आपका मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो ये देखिए, तो इन दोनों का जब मैग्नीट्यूड बराबर अगर है तो हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे, ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये वेक्टर में जब पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में, तो ये चीज आपको मिला होगा सुनने के लिए। यहाँ पर आपके पास आइडिया है कि अगर है ना दो इक्वल वेक्टर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर वर्क करें, वेक्टर A और वेक्टर A, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, अच्छा इनके बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा, इनका जो रिजल्टेंट होता है, या इसको हम F मान लेते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है, दो इक्वल फोर्स आपका इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स काम कर रहा है और दोनों फोर्स के बीच का मैग्नीट्यूड आपका सेम है और ये दोनों थीटा एंगल पर एक दूसरे से हैं, तो ये जो रिजल्टेंट आपका निकलेगा FR है ना 2F cos थीटा बाई 2 से, ये जो 2F cos थीटा बाई 2 है, ये क्या है आपका कि आपका रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा ये बीचों बीच में होगा, यानी कि थीटा बाई 2 यहाँ से भी, थीटा बाई 2 यहाँ से भी। ये आपने पढ़ा होगा उसमें, वेक्टर में आप आए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा, तो या नहीं भी अगर पढ़ा होगा तो याद रखिएगा इसको कि दो इक्वल वेक्टर किसी के ऊपर अगर वर्क कर रहा है तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना 2F cos थीटा बाई 2 होता है और जो डायरेक्शन होता है ना वो उसका बाइसेक्टर होता है, यानी कि बीचों बीच से होकर के जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो F1 और F3 ये दोनों जो है इक्वल फोर्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट अगर होगा हम यहाँ से निकालेंगे FR में F1 और F3 का जो रिजल्टेंट अगर निकालेंगे, FR इज इक्वल टू F1 और F2, अच्छा F1 और F3 का जो रिजल्टेंट अगर है, F2 को छोड़ दीजिए, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ जाएगा? हमको लग रहा है कि F1 और F3 का रिजल्टेंट F2 की तरफ ही जाएगा, क्योंकि बीचों बीच में बाइसेक्टर होता है ना, क्योंकि F1 और F2 बराबर है तो वो उसका बाइसेक्टर बनेगा, तो बीच में जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2F1, चाहे F3 भी लिख सकते हैं 2F1 cos थीटा बाई 2, ठीक है, cos थीटा बाई 2, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसको कैसे निकालिएगा? F2 का वैल्यू निकाल दीजिए, F2 का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो ठीक है। अच्छा इनका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, अरे तो और भी आइडिया से आप निकाल सकते हैं, हमारे पास आइडिया बहुत है। अच्छा इससे पहले निकाल लेते हैं F2 देखिए तो कितना आएगा, तो देखिए तो ये इनके बीच की जो दूरी है हम लोगों का, चूँकि ये आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो होता है √2a, तो यहाँ से उसका अगर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज दोनों, ये भी क्यूब है वो भी क्यूब है, तो ये बन जाएगा Q², मैग्नीट्यूड में Q²। अच्छा इनके बीच की दूरी तो √2a का स्क्वायर, चलो ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्शन हमको निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर हमको ढूंढना पड़ेगा, किसी न किसी को ओरिजिन बनाना पड़ेगा। खैर आइए, ये हो गया आपका, और प्लस इसके लिए 2F cos थीटा बाई 2, तो 2 इंटू F कितना हमारे पास है, यही वैल्यू तो यही आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई A², ठीक है, और cos थीटा बाई 2, तो cos 90/2 तो 45। अब यहाँ सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन 2a² प्लस इसका देखिए तो कितना आएगा, तो हमको लगता है कि 2 और ये cos 45 हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 तो √2 Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A², ठीक है। ये था आपका
इनका मैग्नीट्यूड, इसको अगर बाहर निकाल दीजिए कॉमन करके तो कितना आएगा, हमको लगता है कि ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा आपका √2। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। तो ये था आपका, अगर मान लिया कि एक से ज़्यादा फोर्स अगर एक जगह पर वर्क अगर करेगा तो हम लोग इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। हमारे पास है, ये हो गया इनके बीच का फोर्स। अब तो ठीक है, अब आज का जो हेडिंग है, छोटा सा हेडिंग, और इसमें ऐड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो ऐसे पीछे हम लोग तो देख ही चुके हैं कि जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, पीछे तो हम लोगों ने एक बार सुना था जब इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल अगर है तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और उस फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को अगर रखेंगे तो वो फोर्स का एहसास करेगा, और उसी फोर्स उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि द रीजन अराउंड a charge, the region around a charge where an other charge experiences force called electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ठीक है, द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड अ चार्ज बॉडी, अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर एन अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यही परिभाषा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमको स्टडी करना है तो स्टडी कैसे करेंगे? ये तो हम लोग का परिभाषा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगले इसमें अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमको स्टडी करना अगर है, अच्छा इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड also exist in the surrounding space of a charge body, in the surrounding space of a charge body, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका ऑल्सो एग्जिस्ट इन द सराउंडिंग स्पेस ऑफ न्यूट्रल बॉडी। चार्ज के तो सराउंडिंग में होगा ही, है ना। ऑल्सो एग्जिस्ट इन द सराउंडिंग स्पेस ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी। तो जैसे अगर हम लोगों से कोई पूछेगा कि ठीक है, अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि किसी भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि अगर न्यूट्रल बॉडी अगर हो तो क्या उसके सराउंडिंग में चार्ज होगा, तो सबसे पहले दिमाग में ये सोचिए कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है चार्ज नहीं होता है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि चार्ज है, नेट चार्ज उसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा किस तरीके का अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूट्रल बॉडी के भी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और न्यूट्रल बॉडी के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं भी करता है। तो इसके लिए हम लोग को ये पकड़ना पड़ेगा कि कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द सराउंडिंग स्पेस ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी। यहाँ यही कंडीशन है क्या कि प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, provided distribution of charge must be non-uniform. Provided distribution of charge must be non-uniform, यानी कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अभी कहोगे, फिर से कहोगे, एक नया वर्ड आएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है आपका? तो हाँ, ऐसे लिख लीजिए,
एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए। अब कॉमन एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? इसकी अगर परिभाषा अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो परिभाषा है, अ सिस्टम ऑफ टू स्मॉल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by very small distance, called इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मैग्नीट्यूड में दोनों चार्ज बराबर होना चाहिए, नेचर में दोनों उल्टा होना चाहिए, उनके बीच की दूरी बहुत छोटी कम होनी चाहिए, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी का नाम हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ देखिएगा, जैसे पिक्चर अगर हम लोग बनाएं तो ये एक चार्ज है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, और एक और चार्ज है जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। इनके बीच की अगर हम दूरी देखेंगे तो वो R है, ये बहुत कम है। तो इसी तरह के इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, तो स्मॉल, ये जो दोनों चार्ज होना चाहिए स्मॉल इक्वल होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए, नेचर उल्टा होना चाहिए। तो इस तरह का अगर इस तरह का सिस्टम का अगर हमारे पास है तो हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये सिस्टम आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो थोड़ा सा आप नोटिस करो, तो गौर कीजिए, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। नेट चार्ज आपका जीरो, नेट चार्ज जीरो नहीं है, ये नेट चार्ज आपका जीरो है, लेकिन इसके सराउंडिंग में हम लोग आगे चल करके देखेंगे, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग में होता है। एक तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अलग तरीके का, जैसे अगर हमारे पास कोई चार्ज है, इस तरीके का चार्ज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, ये है ना, ये, तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव और पॉजिटिव का। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे देखेंगे, ये है ना, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह ऐसा हमारे पास है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और एक ऐसा है जहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में अगर देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो नहीं होगा, इसके सराउंडिंग में अगर देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो मिलता है। तो ये हो गया हम लोगों का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, इसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो पॉजिटिव जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नेगेटिव उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उसके अगेंस्ट से बनाएगा, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, दोनों का सेपरेशन अलग अलग है। यहाँ वाला अगर इससे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर अगर निकालेंगे तो इससे ये दूरी जितना भी है, इससे वो दूरी चेंज है, दूरी चेंज है, तो दूरी चेंज है तो जाहिर सी बात है फोर्स आपको अलग मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को हटा लो, ये हम लोग, हाँ, तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ से क्या क्या देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, इसकी परिभाषा हम लोगों ने बनाया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर है तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जिस फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अगर रखेंगे तो वो उसको फोर्स एहसास होगा। तो
उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे किसी अभी ये तो हमने देखा कि किसी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में ही होगा, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे कि क्या न्यूट्रल बॉडी के भी सराउंडिंग में होगा, तो हम कह सकते हैं मे बी, हो सकता है किसी न्यूट्रल बॉडी के सराउंडिंग में ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, इसको अगर हमको देखना है तो ये चीज़ हमको ध्यान में होना चाहिए, और ये आपको आगे चल करके प्रूव भी कर देंगे। करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द सराउंडिंग स्पेस ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी। कोई भी अगर न्यूट्रल बॉडी अगर है तो न्यूट्रल बॉडी के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन कंडीशन है क्या, करेंगे प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मस्ट बी नॉन यूनिफॉर्म। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म की बात हम आगे समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जैसे हमको ये जानना है, जैसे अगर आप हमसे कहेंगे कि एक एग्जांपल बता दीजिए न्यूट्रल बॉडी के, एक न्यूट्रल बॉडी है लेकिन उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सबसे सिंपल एग्जांपल हम बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो डाइपोल होता क्या है, तो वहाँ पर पहले परिभाषा लिखा कि अ सिस्टम ऑफ टू स्मॉल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। कह रहा है कि एक दो स्मॉल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को अगर स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर अगर हम लोग रखेंगे तो आपका इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे यहाँ पिक्चर में देखिएगा, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, दोनों इक्वल चार्ज है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और आपका नेचर में उल्टा है, अलग है। इनके बीच की दूरी r हमारा है, यह हो गया r। इनके सराउंडिंग में जो है ना ये इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये हम लोग निकालेंगे आगे चल करके। अच्छा, ये एक तरह का चार्ज बॉडी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हर जगह पे है। यहाँ पर एक तरफ आपका नेगेटिव ही है, एक तरफ आपका पॉजिटिव ही है। तो ये वाला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव और नेगेटिव का, और ये वाला जो है ना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो इसमें इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कि कहाँ पर हो सकता है कहाँ पर नहीं हो सकता है। और अब हम लोग को निकालना पड़ेगा, अलग अलग तरीके का चार्ज बॉडी हमको देगा और उसके सराउंडिंग में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो एक मिनट, सॉरी। तो अब हम लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ा आसानी से हम लोग कह दिए इलेक्ट्रिक फील्ड परिभाषा से कुछ नहीं होता है ना, इसका रियली में प्रभाव क्या है या ये निकालेंगे कैसे, ये सब चीज़ें जब आप सोचने लगिएगा ना तब आप समझिए कि आपका ब्रेन डेवलप करेगा। ये परिभाषा पढ़ करके हम ये परिभाषा पढ़ करके ज़्यादातर लोग खुश रहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का तो चैलेंज यही रहता है ना, परिभाषा याद हो जाए तो वो तो साइंटिस्ट बन जाता है परिभाषा याद होने के बाद। ठीक है, आगे चलते यहाँ पर है। अगला जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ये हम लोग का आज के क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। इसके बारे में चर्चा तो हम अगले लेक्चर में करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो है आपका, ये एक पैरामीटर है। सबसे पहले याद रखिएगा कि पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरामीटर ऑफ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने का ये पैरामीटर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है ना, ये फोर्स मेथड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर या ऐसे डायरेक्ट लिख दिया ना, ये तो हम तो अभी पढ़े कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो है आपका, ये पैरामीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने का पैरामीटर है। और ये एक फोर्स मेथड है, फोर्स मेथड फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी अगर कर रहे हैं तो ये एक फोर्स मेथड है। ठीक है, इसको हम लोग अगर बात करेंगे तो इट इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है ना, डिनोटेड बाय कैपिटल ई, डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइवर्स करता है। पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाइवर्स करता है
और नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ज करता है। ठीक है, यहाँ से देखिए डाइवर्ज, तो आपका और इसके सराउंडिंग में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है कन्वर्ज करता है, देखिए कन्वर्ज करता है। अब ये आगे चल करके हम लोग देखेंगे, इसके बारे में डेरिवेशन भी निकालेंगे कि इसके सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेज, इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना। और इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन, वरना अभी बहुत सारे लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही आपको मिलने वाले हैं। तो हमारा है पैरामीटर ऑफ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स मेथड फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय वेक्टर ई, है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका डायरेक्शन के लिए हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। अगला कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन यहीं से मिल गया थोड़ा सा कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ज करेगा, है ना। यहाँ तक आप थोड़ा सा रिवीजन करके अगले लेक्चर के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, है ना। तब तक के लिए शुक्रिया आपका। आप जो लोग मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन दबाइए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसके बारे में आपको पता चल सके। शुक्रिया।